इस फोन को लॉन्च हुए तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं और ये फोन बिग बिलियन डेज की सेल के अंदर हमें 20,000 रुपए के अंदर देने को मिलेगा। तो ऐसे में इस फोन को लेकर काफी लोगों के डाउट निकल कर आते हैं, जैसे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसके कैमरास कैसे हैं और इसका बैटरी बैकअप कितना है। लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन, क्या इस फोन में हीटिंग इश्यूज हैं? तो ऐसे में ये स्मार्टफोन मेरे पास में जनवरी से है और तब से लेकर मैं इस फोन को यूज भी कर रहा हूँ। तो एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, बट स्टार्ट करेंगे इसके डिजाइन से। पोको X7 Pro नो डाउट एक अलग से डिजाइन के साथ में आता है और मेरे पास में वीगन लेदर वाला वेरिएंट है और लेदर को लेकर मुझे ऐसा कोई इश्यूज नहीं देने को मिले हैं। लेकिन हाँ, जब आप इसको बिना कवर के यूज करोगे तो एक डर सा लगा रहता है कि फोन किसी शार्प चीज के कांटेक्ट में ना आ जाए जिससे इसकी लेदर खराब ना हो जाए। लेकिन अगर ये फोन पानी के कांटेक्ट में आता है देन उसको ये प्रोबेबली रेजिस्ट कर लेगा, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें IP66, 68 और आपकी फेवरेट 69 देखने को मिल जाती है, जो कि इसे ड्यूरेबल भी बना देती है। पर अगर आप अक्सर रात में लेट कर चैट करते हो तो फोन यहाँ पर स्लिपरी फील नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बॉक्सी सा डिजाइन प्रोवाइड करा गया है जिसके कारण जो ग्रिप है वो काफी अच्छा बन जाता है। और अगर यहाँ पर बात करें इसके फ्रंट के बारे में, देन यहाँ पर इसके डिस्प्ले में हमें एक प्री अप्लाइड डिस्प्ले प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि अभी तक मैंने यहाँ पर उतारा नहीं है, बट इस पर मैंने कोई टेम्पर्ड ग्लास भी नहीं अप्लाई करा है। लेकिन अगर बात करें ना डिस्प्ले के बेजल्स के बारे में, देन ये उतने ही ज्यादा स्लिम देखने को मिलते हैं जितने मेरे दोस्त के इस साल कमबैक के चांसेस हैं। खैर ओवरऑल जो डिस्प्ले के बेजल्स हैं ये काफी ज्यादा स्लिम देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ये काफी सही निकल कर आता है। मैंने इस फोन के अंदर गेमिंग वगैरह करी है, मूवीज वगैरह देखी है, तो ऐसे में जो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस है ये काफी सही देखने को मिलता है। ओवरऑल जो डिस्प्ले है ये आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करती है और इसके पीछे भी ना एक काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। एक तो ये जो डिस्प्ले है ये HDR सर्टिफाइड है और सेकंडली इसमें हमें डॉल्बी विजन की सपोर्ट देने को मिल जाती है। तो नेटफ्लिक्स जैसी एप्स वगैरह में आपको इसका पूरा बेनिफिट देने को मिलेगा। हालांकि ब्राइटनेस नंबर्स हाई होने के कारण इसको यूज करने में आपको इंडोर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन दो जब आप इसको आउटडोर में भी यूज करोगे तो आपको कोई मेजर कोई खास चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। बस हाँ, एक दिक्कत है जो कि है रिफ्लेक्शंस की, और ये दिक्कत आपको ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगी अनटिल और अनलेस अगर आपके फोन की डिस्प्ले में आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल डिस्प्ले ब्राइट है, बिल्कुल आपके फ्यूचर की तरह। खैर ये तो थे इसकी डिस्प्ले के कुछ पॉजिटिव्स, बट इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे कि इस फोन के अंदर हमें 120 हर्ट्ज तो देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी एप्स हैं जो कि 120 हर्ट्ज को पूरा यूटिलाइज नहीं करती है। तो ऐसे में एक सोल्यूशन है कि या तो आप रिफ्रेश रेट को ऑटो की बजाय यहाँ पर ऐप स्पेसिफिक रख दो। ऐसा करने से क्या होगा कि रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज पर तो जाएगा, लेकिन वो ऐसे बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो आई थिंक ये चीज जो है ये सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में फिक्स होनी चाहिए। और सेकंड प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर के साथ में फिक्स हो जानी चाहिए, जो कि है कि इसमें हमें 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले देखने को मिलती है। अभी ये है तो एक अच्छी चीज, लेकिन ये FHD प्लस से थोड़ी सी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है। तो ऐसे में अगर कोई यूजर इसको FHD प्लस पर यूज करना चाहता है तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। बाय डिफॉल्ट जो रेजोल्यूशन है वो 1.5K का ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर पोको के फोन्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करूँ ना, तो इनमें हमें हीटिंग इश्यूज या फिर बैटरी ड्रेन इश्यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये सब इश्यूज हमें इस फोन में देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। वेल ये सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये स्मार्टफोन HyperOS 2.0 के साथ में आता है और इसमें हमें 3 साल की मेजर OS और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। लेकिन इस स्मार्टफोन को जब आप बाय करोगे ना, तो इसका जो सॉफ्टवेयर है ये स्टार्टिंग में आपको काफी ज्यादा इरिटेट करने वाला है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें हमें कई सारे ब्लोटवेयर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको एक एक करके रिमूव करने पड़ेंगे। और सेकेंडली कई सारी एप्स के आपको नोटिफिकेशंस भी ऑफ करने पड़ेंगे। बट इन सबके बाद में कई जगह पर आपको यहाँ पर एड्स वगैरह भी देखने को मिलेंगी। हालांकि मुझे इन चीजों से कोई ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं चीजों के कारण स्मार्टफोन कंपनी जो है वो फोन के प्राइसेस को कम रख पाती है। लेकिन ये चीज एक बार तो दिक्कत देती है जब आप फोन को सेटअप करते हो। तो हालांकि इस प्रॉब्लम के अलावा मुझे कोई और इश्यूज वगैरह नहीं देखने को मिले हैं। इवन दो जो सॉफ्टवेयर है ये हमें ओवरऑल काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिल जाता है। स्पेशली इसका जो ऐप ओपनिंग या फिर क्लोजिंग एनिमेशन है ना, ये काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलते हैं। बस एक चीज है जो कि Xiaomi को अभी अपडेट कर देनी चाहिए, जो कि है इसके आइकन्स। ये काफी ज्यादा आउटडेटेड फील होते हैं। हालांकि इसको आप खुद भी फिक्स कर सकते हो अगर आप कोई अच्छा सा आइकन पैक लगा लेते हो। तो खैर जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है ना, ये भी तब तक ही अच्छी लगती है जब तक कोई अपडेट इसका मदरबोर्ड ना उड़ा दे। लेकिन एक चीज तो आपको पोको के फोन्स के बारे में अच्छे से पता ही होगी कि जो पोको के स्मार्टफोन्स होते हैं ना, ये हमें प्राइस के हिसाब से काफी तगड़े लेवल की परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। लेकिन अभी ये जो स्मार्टफोन है ये फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर हमें 20,000 रुपए के अंदर देखने को मिलेगा। और इस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है। अभी इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है ये एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं कि मुझे इसे यूज करते हुए इतना ज्यादा टाइम हो चुका है कि मुझे अभी तक इसमें कोई लैग्स या फिर जिटर्स वगैरह नहीं देखने को मिले नॉर्मल यूजर्स में। और अगर बात करें ना गेमिंग के बारे में, वेल देखो जो
BGMI है ना वो इतनी रिसोर्स इंटेंसिव गेम नहीं है। तो ऐसे में वुथरिंग वेव और गेंशिन इंपैक्ट जैसी जो गेम्स है ना, इनसे एक्चुअल में पता चलता है कि फोन में हमें किस लेवल की परफॉर्मेंस देने को मिलती है। तो इसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए मैंने ये तीनों गेम्स प्ले करी हैं, जिसमें BGMI, गेंशिन इंपैक्ट और वुथरिंग वेव्स हैं, और इसके जो स्टैट्स वगैरह हैं वो आपको अभी मैं दिखा देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं BGMI के बारे में। तो ये स्मार्टफोन जो है ये अभी भी 60 FPS की सपोर्ट के साथ में आता है, और ये चीज ना मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगी, क्योंकि पोको X6 Pro में भी हमें 90 FPS की सपोर्ट देने को मिलती है, और ये फोन अभी भी 60 FPS के साथ ही आता है। खैर इसमें गेम प्ले कैसा रहा और ये एवरेज FPS कितने दे रहा है और हीटिंग इश्यूज वगैरह कैसे है, वेल इस चीज का अंदाजा आपको इनके स्टैट से ही लग जाएगा। तो अगर बात करिए इसमें जो एवरेज FPS है वो हमें 57 के आसपास देने को मिलते हैं, जो कि मैं बोलूंगा कि काफी ज्यादा सही है। और इस गेम प्ले के दौरान इसका जो टेम्परेचर है ना वो 40 डिग्री के आसपास देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर एक चीज है कि ये जो टेम्परेचर है ये काफी जल्दी गेन कर लेता है, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर जो टेम्परेचर है ना वो एक ही जगह पर स्टक हो जाता है। जैसे कि इसका जो मैक्स टेम्परेचर है ना वो हमें 40 डिग्री देखने को मिला है, जो कि मैं बोलूंगा कि बिल्कुल सही है। इसके बाद मैंने यहाँ पर गेंशिन इंपैक्ट यहाँ पर प्ले करके देखी है, और एक्चुअल में फोन की परफॉर्मेंस का इसी गेम से ही पता चलता है। तो इस फोन में जो एवरेज FPS है ना वो 59 FPS देने को मिले हैं, और ये ना काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि इतनी एवरेज तो मुझे पोको F7 ने भी नहीं निकाल कर दी थी। और ऊपर से बात करें इसके टेम्परेचर के बारे में, वेल इसमें जो मैक्स टेम्परेचर है वो 42 डिग्री तक गया था, जो कि बिल्कुल वैलिड है, और इससे ऊपर ये नहीं गया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर वुथरिंग वेव से यहाँ पर प्ले करके देखी है, और इसमें एक्चुअल में जो है टेम्परेचर गेन भी हुआ है, और जो एवरेज FPS है वो भी यहाँ पर ड्रॉप हुए। और एवरेज FPS ड्रॉप होने का रीजन है कि ये स्टोरी वाली गेम है, तो कहीं कहीं पर जाकर यहाँ पर स्टोरी प्ले होने लगती है, जिसके कारण जो एवरेज FPS है वो यहाँ पर ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें टेम्परेचर के बारे में, इसमें इसने एक्चुअल में टेम्परेचर गेन करा है, जो कि यहाँ पर 44 डिग्री तक गया है। खैर ये जो तीनों गेम्स है कितने टाइम के लिए प्ले करी गई है ये आप इसी चार्ट में देख सकते हो। खैर अभी तक अगर देखा जाए ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, बट दो चीजें बच गई हैं, कैमरा और बैटरी। बट उनके बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे इसके छोटे बट मेजर फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें Xiaomi का खुद का डायलर देखने को मिल जाता है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो बिना किसी को पता लगाए। इसके अलावा आयर ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर्स की सपोर्ट दी गई है, और 11 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, और नेटवर्क कनेक्टिविटी वाइज कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली है। फोन के हैप्टिक्स एवरेज देखने को मिलते हैं, ना ही मैं इनको अच्छे बोलूंगा ना ही मैं इनको बेकार बोलूंगा, लेकिन इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है ना सॉफ्टवेयर के अंदर वो मुझे लगता है कि और बेटर करी जा सकती थी। और क्योंकि फोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि फास्ट एंड रिलायबल भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करिए इसके बैटरी बैकअप के बारे में, तो इसकी जो बैटरी टेस्टिंग है वो काफी ज्यादा डिटेल्ड में हुई है, और इसके जो रिजल्ट्स है ना ये आपको काफी ज्यादा हैरान कर देंगे। तो इस फोन के अंदर जो कंटिन्यूअसली बैटरी बैकअप है ना वो मुझे 8 घंटों से ऊपर का ही देखने को मिला है नॉर्मल यूजर्स के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं बिल्कुल हैवी यूजर्स के बारे में, देन इसकी काफी हैवी यूजर्स में मैंने दोबारा से टेस्टिंग करके देखी, और इस दौरान मुझे इसने 7 घंटे से ऊपर का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करा है। लेकिन साथ ही में अगर चार्जिंग के बारे में बात करूं ना, तो मैं इसको 90 वोल्ट के फास्ट चार्जर से ही चार्ज करता हूं, और ये काफी आराम से 0 to 100 1 घंटे के बीच बीच में हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हो चुकी हैं, बट एक चीज बच गई है जो कि है इसके कैमरास। वेल इसके कैमरास कैसे हैं वो दिखाने से पहले आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि ये स्मार्टफोन 20,000 रुपए के अंदर आने वाला है, तो इसकी जो फोटोज और वीडियोस की क्वालिटी है उनको आप उसी हिसाब से जज करना। लेकिन साथ ही में ये भी क्लियर कर देता हूं कि ये फोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, तो कैमरास की क्वालिटी आपको उसी हिसाब से देखने को मिलेगी। सबसे पहले ये कुछ फोटोज है जो कि मैंने इसका मेन कैमरा यूज करके क्लिक करी है। फोन फोटोज जो है वो ओवरऑल अच्छी ले लेता है, बट इनमें मेनली मुझे 2 प्रॉब्लम्स मिली हैं। सबसे पहले तो HDR इतना सही से मैनेज नहीं करता है, और दूसरा कलर्स यहाँ पर बूस्टर देखने को मिलते हैं। ह्यूमन सब्जेक्ट्स में जो स्किन टोन्स हैं उनको यहाँ पर सॉफ्ट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो फोटोज हैं वो यहाँ पर सोशल मीडिया रेडी आ रही है। पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन काफी सही से मैनेज कर लेता है, और जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी काफी सही देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें ना सेल्फी कैमरा के बारे में, तो फोटोज का कलर यहाँ पर नेचुरल साइड में देखने को मिलता है, बट जो शार्पनेस है वो मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगी, और ये चीज पोर्ट्रेट मोड में थोड़ी सी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बट इसने बैकग्राउंड ब्लर को काफी अच्छे से यहाँ पर मैनेज करा है। वीडियोग्राफी वाइज ये 4K at 60 FPS की सपोर्ट के साथ में आता है रियर कैमरास में, जो कि कुछ ऐसी वीडियोस ले लेता है। अभी इसमें स्टेबिलाईजेशन कैसी है और फोन एक्सपोजर कैसे मैनेज कर रहा है, इस चीज का अंदाजा आपको इसकी वीडियो फुटेज से लग जाएगा। हालांकि ये सैंपल लिया गया है इसके फ्रंट कैमरा का यूज करके, जो कि सिर्फ 1080p at 30 FPS की सपोर्ट के साथ में आता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करिए फ्रंट कैमरा से भी जो फुटेजेस हैं ये स्टेबिलाइज्ड आती हैं, और ओवरऑल जो वीडियोस की क्वालिटी है ये मुझे अच्छी ही देखने को मिली है। लेकिन फाइनली अभी अगर बात करी जाए ना कि क्या ये स्मार्टफोन 20,000 रुपए के अंदर अच्छी डील है भी या नहीं, वेल देखो अगर इस स्मार्टफोन में कोई कमियां भी है ना, तो जिस प्राइस पर ये स्मार्टफोन आ रहा है उन कमियों को वहां पर इग्नोर किया जा सकता है। मींस ये जो स्मार्टफोन है ये काफी तगड़ी डील रहने वाला है 20,000 रुपए के अंदर। लेकिन आपको पता ही होगा कि पोको F7 जो है वो भी काफी सही स्मार्टफोन है, और उस पर भी हमें पक्का डिस्काउंट देने को मिलेगा ही। हालांकि उसके बारे में अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उनको यहाँ पे क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं।